मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। ये शक्ति चाकू टेक्निक किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू क्लैन से प्राप्त अंतर्दृष्टि की तरह भाग्य से भरी हुई थी। वे भुवनेश्वर के चारों ओर चक्कर लगाते थे, उसकी साधना को बढ़ाते थे जो पहले से ही दक्ष रैंक के शिखर पर था, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। साधना अवरोध किसी भी क्षण टूटने के लिए तैयार लग रहा था। यदि ओरिजिन योद्धाओं के लिए साधना बाधाओं की तुलना पत्थर के द्वारों से की जाती है, तो ये स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं उनके विरुद्ध प्रहार करने वाले हथौड़ों के समान हैं। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से कमजोर, समय और मात्रा के साथ उनका संचय अंततः बाधाओं को भेद सकता है, जिससे एक अप्रत्याशित शक्ति प्राप्त होती है। मुझे गोली दे रहे हैं जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। यह किस तरह की साधना पद्धति है? विपिन ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। यह स्पष्ट था कि तूफान की आत्मा को बढ़ाने वाली गोलियां देने की उत्सुकता उनके अच्छे रिश्ते के कारण नहीं थी। इसके बजाय यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि ऐसा करने से तूफान को ही लाभ होता। एक विचार के साथ विपिन ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक किरण को अवशोषित कर लिया। जैसे ही यह स्वर्ग की लाइब्रेरी में प्रवेश किया, यह एक चमकदार किताब में बदल गया। पिछली स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की तुलना में जिसे उसने अवशोषित किया था, यह पूरी तरह से समान महसूस हुआ। हालांकि इसमें संतुलन और तटस्थता की भावना थी। हो सकता है, विपिन ने तूफान पर लाइब्रेरी के रिकॉर्ड को याद किया। तूफान, माया शहर के हॉल मास्टर, दक्ष रैंक के तीसरे स्तर के पीक एक्सपर्ट संतुलित किस्मत टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का अर्थ है चाकू और संबंधित मार्शल तकनीकों को अपने जीवन रक्त के रूप में मानना। एक बार जब एक संबंधित साधना टेक्निक बनाई जाती है या मार्शल तकनीकों को असाधारण स्तर तक महारत हासिल कर ली जाती है, तो यह सफलताओं में सहायता के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। अवनी की यादों के अनुसार नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक लोग को धागों के माध्यम से दूसरों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जितने ज्यादा लोगों को नियंत्रित किया जाता है, उतनी ही ज्यादा उसकी शक्ति बनती है। इसी तरह शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को और ज्यादा आकर्षित किया जाता है। भाग्य को संतुलित करें। ऐसा लगता है कि तथाकथित संतुलन का मतलब है कि हमें सभी चीजों में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। ओ हाँ फूल चोर, जो सपनों में बलात्कार के प्रत्येक कृत्य के साथ अपने लेवल को बढ़ाता है। विश्वासघाती टेक्निक, जहां प्रत्येक विश्वासघात के साथ ताकत बढ़ती है।
गॉडफादर टेक्निक, जो घुटने टेकने और अपने गॉडफादर से मान्यता प्राप्त करने के बाद साधना को बढ़ाता है। यदि ये इस तरह काम करते हैं तो अन्य ध्यान टेक्निक को भी समान नियमों का पालन करना होगा। तूफान के संतुलित किस्मत टेक्निक के लिए उसे अपने आसपास की हर चीज को संतुलित करना जरूरी है। यही वजह है कि उसने भुवनेश्वर को इतनी व्यापक तैयारी करने के लिए कहा और दिग्विजय सिंघानिया को खुश किया, ताकि दोनों के बीच असमानता के बावजूद दोनों बराबरी पर रहे। जैसे ही किसी एक को बढ़त मिलती है, दिग्विजय सिंघानिया तुरंत दूसरे की मदद करता है, जिससे तटस्थता की गारंटी मिलती है। दिलचस्प, कोई आश्चर्य नहीं कि विपिन के व्हाइट रॉक सिटी से लौटने के बाद दिग्विजय सिंघानिया ने चीजों के बारे में पूछताछ करने की जल्दी की। उसे डर था कि दिग्विजय सिंघानिया बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। उस समय विपिन ने सोचा कि तूफान काफी दयालु लग रहा था, लेकिन यह स्वार्थी कारणों से था। इस तरह के टेक्निक का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस हॉल मास्टर की बैलेंस फेट की साधना बहुत छिपी हुई थी, बाहरी लोगों के लिए अज्ञात थी। स्वर्ग की लाइब्रेरी के बिना विपिन ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि तूफान से सहायता प्राप्त करने से तूफान का लेवल भी आगे बढ़ सकती है। इसके बजाय वह तूफान के कार्यों के लिए ईमानदारी से आभारी हो सकता था। छुपी हुई भाग्य क्षमताएं, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को गुप्त रूप से अवशोषित करना, कोई और ऐसी विधि के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी और मेरी इंसाइट के साथ मैं न केवल सत्य को समझ सकता हूं, बल्कि अवशोषण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूं। विपिन आश्चर्यचकित हुआ। भुवनेश्वर और दिग्विजय सिंघानिया जैसे खुले अभ्यासी, जिन्होंने खुले तौर पर शिष्यों की भर्ती की और अपने भाग्य के तरीकों को बढ़ावा दिया, उनका प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन उनके भाग्य सार्वजनिक होने के कारण कम खतरा थे। तूफान जैसे गुप्त लोग ही सबसे खतरनाक थे। रुको, अगर मैं उसके स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के दौरान उसके पास ही रुक जाऊं, तो क्या मैं उसकी जानकारी के बिना कुछ ऊर्जा निकाल सकता हूं? एक साहसिक विचार ने जड़ पकड़ ली। उसे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की सख्त जरूरत थी और इसे खरीदना बहुत महंगा था। क्योंकि तूफान को लाभ पाने के लिए दिग्विजय सिंघानिया के साथ खुद को संतुलित करने पर भरोसा था, इसलिए विपिन को कुछ ऊर्जा निकालनी चाहिए, बस थोड़ा सा। अगर पता चल गया तो वह उसे वापस कर देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए विपिन ने अपनी आत्मा को केंद्रित किया और तूफान को करीब से देखने के लिए इनसाइट को सक्रिय किया। अंत में उसने देखा, जैसे ही तूफान ने अपना संतुलित किस्मत टेक्निक अपनाया, शून्य में एक हल्की तराजू जैसी हवा की धारा दिखाई दी, जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। संतुलन के छोटे दायरे के कारण केवल कुछ हजार ही झटके मौजूद थे, लेकिन मच्छर का मांस भी तो मांस ही है। अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाते हुए विपिन ने चुपचाप इन ऊर्जाओं को स्वर्ग की लाइब्रेरी में खींच लिया, जहां वे पुस्तकों में परिवर्तित हो गईं। हम विपिन द्वारा स्वर्ग की सारी दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद तूफान को कुछ भी पता नहीं चला।
इसके बजाय वह बस आश्चर्यचकित था कि वह शक्ति जो आमतौर पर उसकी लेवल को बढ़ाती थी, अचानक गायब क्यों हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गोली से भी संतुलन हासिल नहीं हो पाया है? तूफान ने अनुमान लगाया, यह समझ में आता है। जब दोनों पहले भिड़ गए थे तो भुवनेश्वर स्पष्ट रूप से नुकसान में था। उसकी अपनी कमजोरी भुई गैंग के विनाश के साथ मिलकर अंतर को और भी बढ़ा दिया होगा। अपनी कनपटी रगड़ते हुए दिग्विजय सिंघानिया परेशान दिख रहा था। अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए उसे आसपास की सभी शक्तियों को संतुलित करना था। भुई गैंग के नष्ट हो जाने और भुवनेश्वर के पिछड़ जाने के बाद अगर उसने जल्दी से चीजों को ठीक नहीं किया तो न केवल वह आगे बढ़ने में विफल हो जाएगा, बल्कि उसे प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का यही स्वभाव है। जहां यह स्वाभाविक लाभ प्रदान करता है, वहीं यह अपने साथ कुछ जोखिम भी लेकर आता है। लगता है उसने ध्यान नहीं दिया। विपिन ने तूफान के हाव भाव पर नजर रखी, क्योंकि वह ऊर्जा को चूस रहा था। कोई संदेह न देखकर उसने राहत की सांस ली। अपनी हथेली में वार्म स्प्रिट पिल पकड़े हुए उसने एक उलझन भरा चेहरा बनाया। हॉल मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ इस एक गोली पर निर्भर रहने से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब जब भुवी गैंग नष्ट हो गया है तो वाइस हॉल मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना एक सपना मात्र है। मैं आपसे अपना नाम वापस लेने की अनुमति मांगना चाहूंगा। वापस ले लो, ये सवाल ही नहीं उठता। तूफान ने निर्णायक रूप से अपना हाथ हिलाया। तूफान की प्रतिक्रिया से विपिन को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। फिर भी उसने उलझन का नाटक करते हुए पूछा, क्यों नहीं? तूफान ने समझाया, वाइस हॉल मास्टर पद के लिए एल्डर दिग्विजय के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा पहले ही शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। यदि आप अभी पीछे हटते हैं तो न केवल भूवी गैंग से आपके अधीनस्थों की मृत्यु व्यर्थ होगी, बल्कि आपको खुद दमन का सामना करना पड़ सकता है। जेनिथ किंगडम में वापस लौटना लगभग असंभव होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? विपिन ने गहरी सांस ली। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अभी भी भटकने वाले क्षेत्र में मैं दक्ष रैंक के पीक से बहुत दूर हूं। काश मेरे पास उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त टेक्निक मैनुअल होती। शायद मैं कुछ समझ पाता और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाता। आपको दक्ष रैंक टेक्निक मैनुअल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए कुछ खोजने में मदद कर सकता हूं। तूफान ने तुरंत प्रस्ताव दिया। वह विपिन की मांग से नहीं डरता था, वह तो उसके द्वारा कोई मांग न करने से डरता था। तो मुझे हॉल मास्टर को परेशान करना होगा, विपिन ने जवाब दिया। फिर कहा, तकनीकों के साथ भी सफलता के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। नो नीड हॉल चला गया है और मैं टूट गया हूं। यह तूफान ने अनिच्छा से ओरिजिन सिक्कों का एक ढेर निकाला और उन्हें सौंप दिया। यहां कुछ मिलियन सिक्के हैं, अभी इनका इस्तेमाल करो। याद रखो, मुझे तुमसे वाइस हॉल मास्टर बनने की बहुत उम्मीद है। मुझे निराश मत करना। धन्यवाद हॉल मास्टर, आप बहुत दयालु हैं। विपिन ने दिखावा किया, लेकिन अंदर से वह स्वर्ग के मास्टर्स के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। छिपी हुई क्षमताओं वाले
ये भाग्य गुरु बाहरी लोगों के लिए रहस्यमय थे, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ विपिन उनके रहस्यों को उजागर कर सकता था और उनकी ताकत का फायदा भी उठा सकता था। उदाहरण के लिए, वह विश्वासघाती टेक्निक के प्रैक्टिस करने वाले किसी व्यक्ति को विश्वासघात के लिए फुसला सकता था, या खुद को नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक के अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होने दे सकता था, जिससे वह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को और अधिक अवशोषित कर सकता था। तूफान ने देखा कि विपिन अब पीछे हटने के लिए शोर नहीं मचा रहा था, इसलिए उसे राहत महसूस हुई। फिर भी जब उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को फिर से अवशोषित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को आगे बढ़ाया, तो उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ लग रही थी। विपिन को इतने सारे संसाधन मुहैया कराने के बावजूद उसके और तूफान के बीच संतुलन बहाल नहीं हो पाया था। क्या दिग्विजय सिंघानिया इस छोटे से समय में और भी मजबूत हो सकता था? इस बीच दिग्विजय सिंघानिया अपने क्वार्टर में वापस आ गया था। उसके सामने घुटनों के बल बैठे व्यक्ति को देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। भूवी गैंग का क्या हुआ? मैंने तो बस तुमसे उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा था। इसे पूरी तरह से नष्ट क्यों कर दिया गया? किसी भी संप्रदाय में किसी की स्थापना को नष्ट करना एक गंभीर मामला था, एक द्वेष जो तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक कि एक पक्ष का उन्मूलन नहीं हो जाता। हमने ऐसा नहीं किया। जब हम पहुंचे तो लोग पहले ही मर चुके थे। घुटनों के बल बैठी आकृति ने तत्काल समझाया। यह काले कपड़े पहने नेता था जो समूह को नो नीड हॉल तक ले गया था। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? दिग्विजय सिंघानिया दंग रह गया। उसे अपने मातहत की बातों पर संदेह नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने कई वर्षों तक बिना किसी गलती के उसकी सेवा की थी, अन्यथा इतना संवेदनशील काम उसे सौंपा ही नहीं जाता। काले कपड़े पहने नेता ने जवाब दिया, मुझे भी यह अजीब लगा, इसलिए मैंने सावधानीपूर्वक जांच की और कुछ दिलचस्प बात सामने आई। मुझे बताओ, दिग्विजय सिंघानिया ने कहा। एल्डर, ट्रेडिंग हाउस पर हमला करने के लिए भुवनेश्वर ने जो बहाना दिया था, वह मृदुल नामक किसी व्यक्ति का बदला लेना था। अराजकता में मृदुल का शव ले जाया गया। बाद में मैंने उसका पता लगाया और पाया कि किसी ने उसे उचित तरीके से दफनाया था। शव को निकालने और जिम्मेदार व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने भूवी गैंग के नष्ट होने से पहले वहां जाने का उल्लेख किया था। काले कपड़े पहने नेता की तैयारी ने दिग्विजय सिंघानिया को संतुष्ट कर दिया। आपको संदेह है कि यह व्यक्ति अपराधी है? बिल्कुल सही, अधीनस्थ ने पुष्टि की। जब मृदुल की मृत्यु हुई तो यह व्यक्ति मौके पर था। शव को दफनाने की व्यवस्था कर रहा था। क्या ये हो सकता है? दिग्विजय सिंघानिया अचानक रुक गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो। काले कपड़े पहने नेता ने कहा, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर ने मुझे फंसाने के लिए अपने सभी अधीनस्थों को मार डाला। दिग्विजय सिंघानिया को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें यह परिदृश्य सही लगा। अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से पागलपन की बात है।
किसी भी परंपरा में किसी संप्रदाय के गढ़ को नष्ट करना अक्षम्य था। अगर भुवनेश्वर का उद्देश्य उसे बर्बाद करना था, तो यह सुलह के लिए कोई जगह न होने देने का एक प्रभावी तरीका था। अगर वह मुझे मारना चाहता है, तो मैं पहले हमला करूंगा। दिग्विजय सिंघानिया की आंखें ठंडी चमक से भर गईं। उनके पिछले आदान प्रदान को देखते हुए उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि भुवनेश्वर की ताकत उससे कम है। आगे बढ़ने के अवसर के साथ वह इस बढ़त को निश्चित बना सकता था। आधा बैंगनी बांस अमृत सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर मैं किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर नियंत्रण भी हासिल कर लेता हूं। उसकी नजर काले कपड़े पहने नेता पर पड़ी। वाइस हॉल मास्टर के पद के लिए यदि भुवनेश्वर अपने सभी शिष्यों को मारने के लिए तैयार था, तो इस अधीनस्थ का बलिदान एक छोटी सी कीमत थी।